नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि सीएम ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि भारत माता के सच्चे सपूत, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महाघोष के प्रणेता नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर आजादी की आंदोलन की नई दिशा दी। आपका शौर्य पराक्रम मां भारती की निस्वार्थ आराधना वंदनीय है। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे महान राष्ट्र आराधक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और प्रदेशवासियों को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। इस बीच लखनऊ में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस का जीवन, व्यक्तित्व और कार्य हर भारतीय को साहस और संकल्प और मुश्किलों का सामना करने की अटूट भावना से प्रेरित करते हैं। माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता के महान सपूत भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पावन जयंती कार्यक्रम में आज इस समारोह में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, विधान परिषद सदस्य पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री अंगद सिंह जी, पवन सिंह चौहान जी, विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, माननीय विधायक श्री अम्बरीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, कमांडर गौरव शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत, भारत की स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से नेताजी के श्री चरणों में नमन करते हुए देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए, उनके योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। बहनों और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति
जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओस, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में कटक में जन्म होता है। एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता परिवार में जन्म लेने और बचपन में ही उन्हें ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह वह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया, उनका एक एक शब्द अपने आप में आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। याद करिए ना, जिन्होंने उस समय कहा था, भारतवासियों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह भारत की आजादी का एक मंत्र बन गया। उनका उद्घोष दिल्ली चलो का आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आज भी भारतीय सेना के रिक्रूट, कमीशन प्राप्त अधिकारी अपने दीक्षांत समारोह में बड़े शान के साथ हर भारत का सैनिक इस गीत को आज भी गाता है। यह भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देन है। स्वाभाविक रूप से भारत के प्रति जिनके मन में यह उदग्र भाव रहा हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में न हो। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब को स्मरण करने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और नमन करने का एक अवसर हम सबके सामने आया है। मैं आज के इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से आजादी के आंदोलन को उनके द्वारा दी गई जो दिशा थी, भारत में रहकर के, भारत के बाहर रह करके भी उन्होंने जो योगदान दिया, जर्मनी में, जापान में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में जाकर के जो नेतृत्व प्रदान किया, वह हर भारतीय के लिए स्मरणीय है। मैं इस अवसर पर उनकी श्री चरणों में एक बार फिर से प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ के सलावा स्थित मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान सीएम योगी ने निर्माणाधीन इमारतों का निरीक्षण किया और प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। बता दें कि करीब 1.5 घंटे खेल विश्वविद्यालय में निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद सीएम सहारनपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए, जहां मंत्री के पिता के निधन पर शोक जताया। सीएम योगी ने प्रदेश की पहली खेप यूनिवर्सिटी का ड्रेस कोड, लोगो, अभिवादन वाक्य और विश्वविद्यालय का झंडा लॉन्च किया और इस मौके पर अधिकारियों को 31 मई
2026 तक नया सत्र शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि हर मंडल विश्वविद्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेंगे, सभी को खेल यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा। एक नई खेल संस्कृति को जन्म दिया है। वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने भी हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर एक स्टेडियम का निर्माण, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताओं के माध्यम से इस खेल संस्कृति को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण मेरठ में हो रहा है। मेरठ क्रांति की धरा है। मेरठ ने स्वाधीनता आंदोलन में देश की आजादी के लिए एक नेतृत्व दिया था और मेरठ ने ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम को अपने जनपद का प्रोडक्ट भी बनाया। तो स्वाभाविक रूप से मेरठ का सबसे अधिक अधिकार बनता था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे, और इसीलिए हम लोगों ने यहां पर सरधना में गंगा नहर के किनारे 90 एकड़ क्षेत्रफल में, जिसमें अभी 10 एकड़ और हम देने जा रहे हैं, यानी 100 एकड़ क्षेत्रफल में प्रदेश के इस पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कार्य का शुभारंभ किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कार्य शुभारंभ हुआ था, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपए पहले चरण में सरकार ने इसके लिए स्वीकृत किए हैं और पहले चरण का कार्य यहां पर मार्च में संपन्न होगा। सेकेंड फेज के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक के कुछ नए प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहां पर दिए हैं, जिसको भी हमें आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहां पे कहा है। और मेरा अनुमान है कि 31 मई 2026 तक फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड के सभी कार्यों को हम आगे बढ़ा सकेंगे। अगस्त 2025 में यहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का अपना पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अभी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में इस विश्वविद्यालय की क्लासेज चल रही हैं, लेकिन नए सत्र में यह विश्वविद्यालय अपने स्वयं के कैंपस में आ जाएगा। इसके उपरांत यहां पे 12 रूटीन के जो हमारे खेल हैं, उनके साथ ही जो परंपरागत अन्य खेल हैं ऐसे 6, उनको भी शामिल करते हुए 12 ऐसे अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए स्पोर्ट्स को लेकर के यहां पे पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, डिग्री और प्रो। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर,
आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। में भी यह प्रयास सरकार के स्तर पर आगे बढ़ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेल के प्रति यहां के बालक और बालिकाओं में बहुत अच्छी रुचि है। अनेक ओलंपियन हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से देश के लिए मेडल जीतते हैं। उनकी प्रतिभा को देखते हुए, उनके उत्साह को देखते हुए हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि जो प्राइवेट खेल एकेडमी खेल के प्रोत्साहन के लिए कार्य करेंगे, उन प्राइवेट खेल एकेडमी को भी हम यहां पे खेल के उन एकेडमी को संचालित करने में भी राज्य सरकार अपना सहयोग करेगी। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर बना यह राज्य विश्वविद्यालय खेल और खेल संस्कृति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के रूप में आगे बढ़ाने, विकसित भारत में खेल और खेलकूद के पाठ्यक्रम भी विकसित भारत के अनुरूप दिखाई देंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पर एक कार्य योजना आगामी बनाई गई है। आज विश्वविद्यालय ने अपना लोगो, अपना फ्लैग और विश्वविद्यालय की अपनी एक यूनिफॉर्म आज यहां पे लॉन्च की है। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नया स्टैंडर्ड तय करेगा। यहां पर उस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और आने वाले समय में यह और एक नई ऊंचाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नए प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदेश का मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में बुधवार को 3 दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आए सभी अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि विधायिका लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है। संविधान संरक्षण के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश में न केवल विधायी कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि यह समग्र विकास की कार्य योजना का मंच भी होता है। संविधान के 3 शब्द न्याय, समता और बंधुता भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय कैसे प्राप्त होना है, इसका कानून विधायिका के मंच पर तैयार होता है।
समतामूलक समाज की स्थापना में सरकार की योजनाएं योगदान दे सकें, उसकी कार्ययोजना का स्थल भी विधायिका का मंच बनता है। विधायिका बंधुता का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहां सहमति असहमति के बीच संवाद के माध्यम से समन्वय होता है। कार्यक्रम में पिछले 3 दिनों से देश भर से आए हुए सभी पीठासीन अधिकारियों और विधायी कार्यों से जुड़े हुए हमारे अधिकारियों के साथ जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, देश के लोकसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, सभापति विधान परिषद माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, देश के विभिन्न राज्यों से यहां पर उपस्थित सभी माननीय विधानसभा के अध्यक्षगण, विधान परिषद के हमारे सभी माननीय सभापतिगण, विभिन्न विधानसभाओं से और विधान परिषद से यहां पर उपस्थित हमारे पीठासीन अधिकारीगण, राज्यसभा के हमारे महासचिव, लोकसभा के हमारे महासचिव, विभिन्न विधानसभाओं के प्रमुख सचिवगण, अन्य विधायी कार्यों से जुड़े हुए सभी उपस्थित अधिकारीगण, पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विधायी कार्यों से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का साक्षी बन रहा है। इस आयोजन के साथ जो लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, वे लोग अपना अनुभव तो शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन शेष अन्य लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को मीडिया के माध्यम से यहां की गतिविधियों को जानने और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी का, राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी का, आप सभी पीठासीन अधिकारियों का और इस पूरे अभियान को एक नई गति प्रदान करने वाले जितने भी हमारे इन विधायी संस्थाओं से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, उन सब का उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका, और वास्तव में भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि समग्र विकास की भी कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है,
ये संविधान के 3 शब्द भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय, समता और बंधुता। वास्तव में न्याय कैसे प्राप्त होना है, यह इसी विधायिका के मंच पर उसके लिए कानून तैयार होता है। उसकी आधारभूत इकाई यहां से है। सरकार की योजनाएं समता मूलक समाज की स्थापना में योगदान दे सकें, उसकी कार्य योजना का स्थल भी यही हमारी विधायिका का मंच बनता है। और बद्धता का उदाहरण तो प्रस्तुत स्वयं ये विधायिका करती है, जहां पे सहमति और असहमति के बीच समन्वय करते एक बेहतरीन संवाद के माध्यम से हम उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। और यह हम लोगों को देखने को मिलता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है। दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आवाज को उसके जनप्रतिनिधि के माध्यम से देश के सर्वोच्च सदन में रखा जा सकता है। उसकी आवाज भी वहां पर सुनी जा सकती है, उसी मजबूती के साथ सुनी जा सकती है। इसकी प्रेरणा का केंद्र बिंदु है हमारी संसद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।